अगर आप मेरे से पूछें कि क्या मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहूँगी, तो नहीं, 100% नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो डॉक्टर बने। आई थिंक सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड से ही मुझे पता था कि मुझे बड़े होके गायनेक बनना है। इसकी इंस्पिरेशन मेरी मामी से आई, मेरी मामी गायनेक है। उस टाइम पे नीट नहीं था, उस टाइम पे एमएचटी सीईटी था। तो मेरा रैंक 608 था और फाइनली मुझे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज विच इज़ शिवाजी हॉस्पिटल कलवा, वहाँ पे एडमिशन मिला। हम लोग का एमबीबीएस सुपर्ब था, हमने बहुत मस्ती की, साथ में सब लोग ट्रैवल करते थे। फिर जब हम फाइनल ईयर में जाने वाले थे, तब हमारे सीनियर्स ने हमें वॉर्न किया कि फोर्थ ईयर में जनरल सर्जरी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनसे लड़कियां थोड़ा दूर रहना। हमारे साथ एक्चुअली ये सब जब होने लगा कि बेसिकली वो बेसिकली जैसे कि हम लोग को जब पेशेंट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, तो सर हमेशा केस प्रेजेंट करने के लिए एक लड़की को ही बोलते थे। एंड जब वो और वो लड़की पेशेंट के पीछे खड़े हैं और बाकी पूरी क्लास दूर बैठी है, तो वो लड़की सिखा रही है एंड ऑब्वियसली वो नर्वस है क्योंकि वो पूरी क्लास के सामने सिखा रही है। और सर यहाँ पे पीछे से उसको गलत गलत जगह हाथ लगा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये मतलब ये हम सब लड़कियों के साथ हुआ है एंड बहुत अनकंफर्टेबल होता था। हम लोग बहुत ट्राई करते थे कि हमारा केस प्रेजेंटेशन ना आए, या उस दिन सर ना हो, कोई मैम हो या दूसरे वाले सर हों, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता था। बट सर ही आते थे और हम तो बहुत डरे हुए थे, तो हम लोग चुपचाप सह रहे थे। बट वो धीरे-धीरे बहुत आउट ऑफ हैंड जाने लग गया। लाइक ये केस प्रेजेंटेशन तो हुआ ही, फिर वो फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐसे कर रहे थे। उसमें भी वो पर्दे के पीछे आपको सब जगह हाथ लगा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, एंड बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। इवन ऑपरेशन थिएटर में ऐसे 1-2 बार हुआ है कि अगर ऑपरेशन थिएटर में एक भी अगर तुमने कुछ मूवमेंट किया, तो वो सर्जरी में गड़बड़ हो सकता है। तो उस टाइम पे जब तुम हिल नहीं सकते हो, उस टाइम पे अगर तुम्हारे पीछे से कोई आके कुछ करने लगे, आप एक्चुअली हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज़ आप हिल भी नहीं सकते हो। तो आपको वैसे ही खड़ा रहना पड़ेगा हेल्पलेसली, और वो करते रहेंगे जो उनको करना है। मतलब इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था। एंड सॉरी, कैन आई जस्ट 1 सेक? आई एम ओके नाउ। हुँ। और जब पास हुए उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब वी शुड कंप्लेन। तो हमारा जूनियर बैच और हम लोग के बैच ने साथ में मिलके कंप्लेंट डाला था उनके खिलाफ। मेरे पेरेंट्स अमेजिंग हैं। उनको मैंने मम्मा को मैंने ये सब बात बताई। ऑब्वियसली पापा के सामने बोलना तो बहुत अनकंफर्टेबल था, बट मम्मा को मैंने ये सब बात बताई। तो मम्मा ने पापा को बताया होगा और पापा बहुत गुस्सा हो गए थे कि नहीं, हम लोग फाइट करेंगे। उससे मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मम्मी पापा मेरे साथ खड़े हैं। तो लास्ट में मैं इकलौती थी और मेरी एक टीचर, जिनको मैं अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, हम 2 ही लोग थे जो यू नो तो भी जाया करते थे हियरिंग्स के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। प्लस कुछ लोग की फैमिलीज़ ने मना कर दिया कि अम, उसको पता चल जाएगा कि वो कंप्लेन कर रहा है, वो आके पता चले कल को किसी को भेज दे तुम्हारा पीछा करने, या मुँह पे आके एसिड फेंक दे, यू नेवर नो क्या हो सकता है। और जो उनकी साइड से फाइट कर रहा था उन्होंने बहुत इंसल्ट किया। पापा भी बैठे हैं, उनके सामने डिस्क्राइब करना कि वो क्या करता था, एंड नॉट जस्ट कि जैसे वो हाथ लगाता था, कि कहाँ हाथ लगाता था, क्या करता था, एग्जैक्टली क्या करता था। मतलब आई नो अलाउड भी नहीं होता, बट मम्मी मतलब ऑडियंस में खड़ी हो जाती थी कि ऐसे कैसे पूछ सकते हो आप, और ऐसे करके। और पापा को आई एम श्योर सुनने में, आई मीन यू कैन इमेजिन पापा को कैसा लगता होगा सुनने में कि उनकी छोटी सी बेटी को कोई ऐसे तंग करता था। बट वो बैठे रहते थे पूरे टाइम और मतलब मेरे को सपोर्ट करते थे पूरे टाइम। तो मेरे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। दैट इज़ व्हाई आई कुड फाइट फॉर सो मेनी इयर्स, जो बाकी लोग बहुत जल्दी छोड़ दिए। 2013-14 में मैंने इंटर्नशिप किया
मेरी रूरल पोस्टिंग लगी थी बदलापुर के थोड़ा आगे। एक हफ्ते बाद लोगों को थोड़ा समझ आने लगा कि 2 लड़की डॉक्टर्स आई हैं। डर कब लगने लगा, जब हमारी फर्स्ट टाइम नाइट ड्यूटी हुई और हमें पता चला कि वो रूम में जहाँ पे हम लोग पेशेंट्स देखते थे, वही रूम में हमें सोना है और उस रूम में लॉक नहीं लग रहा है, कुंडी नहीं लग रही है। तो एक बार हम कमरे में बैठे थे और हमें खिड़की से सुन रहा था कि 3-4 लड़के खड़े हैं और उनमें से एक बोल रहा है वो पिंक वाली मेरी और वो वाइट वाली तेरी, क्योंकि हम दोनों ने पिंक और वाइट कुर्ता पहना हुआ था। तो वो सुन के ऑब्वियसली किसी को भी डर लग जाएगा और क्योंकि कुंडी नहीं लग रही है तो हम लोग वो जो बेंचेस हैं जिन पे हमें सोने को कहा गया था, जो वेटिंग एरिया के बेंचेस थे, उनको हम दरवाजे पे पुश करके और वैसा पूरी रात काटते थे। 3 बजे के आसपास एक पूरा 8 लड़कों का झुंड आया और उन्होंने आके हमें बोला कि हमारे घर में हमारे पिताजी गिर गए हैं और वो उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप उधर आके उनको देखो। अब समझ नहीं आ रहा था कि जाएं कि नहीं जाएं, बिकॉज सेफ है कि नहीं, बट एट द सेम टाइम अगर सच में कोई बूढ़े अंकल गिरे हैं तो आप उनको हेल्प भी करना चाहते हो एज अ डॉक्टर। थैंकफुली उस टाइम पे सिस्टर का हमें फ़ोन आया, मतलब वो ऐसा एकदम गॉड सेंट था वो उस टाइम पे उनका फ़ोन कॉल। तो हमने उनको बोला कि सिस्टर ऐसे ऐसे फ़ोन आया, अभी हम क्या करें। तो वो इतना गुस्सा हुई, उन्होंने बोला फ़ोन दो उन लोग को, कौन है ये पागल लोग, कभी नहीं जाना है ऐसे तुम लोग, मैं बता रही हूँ कभी भी ये गलती मत करना है ऑनलाइन। तो हमें समझा कि ओके नहीं जाना है। और जब हमने उनको बोला कि सिस्टर को आपसे फ़ोन पे बात करनी है, तो वो सब भाग गए। तो एक्चुअली वो झूठ ही बोल रहे थे, बट उस टाइम पे हम लोग आई थिंक बहुत इनोसेंट भी थे और प्लस एज अ डॉक्टर आप सबको हेल्प करना चाहते हो, तो लाइक कभी कभी नहीं समझ आता है कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। मैंने रेजिडेंसी स्टार्ट की 2015 में। मेरा फर्स्ट ईयर इन गायनेक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और जो मैंने सोचा था अपनी लाइफ में वो सब मुझे मिल रहा था। तो मतलब मैं बहुत ऐसे 7th हेवन पे थी बेसिकली। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि मेरे हाथ में बहुत छोटे छोटे बॉयल्स आने लगे एंड वो बॉयल्स फट के उसमें से कुछ पानी आता था, खून आता था एंड एवरी टाइम मैं ग्लव्स पहनती थी तो वो ज़्यादा होता था। अब गायनेक में ग्लव्स के बिना कुछ काम ही नहीं है और धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगा कि शायद मेरे को गायनेक छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब मैं इतना रोया करती थी क्योंकि मैं फाइनली वो कर रही थी जो मुझे करना था और मैं खुश थी। और मतलब वो ऐसा है कि बचपन से जिस चीज़ की तरफ आपने काम किया वो चीज़ आपको मिली और फिर आपसे ले ली गई। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बट मैं तो भी ट्राई कर रही थी कि कैसे ना कैसे करके काम हो जाए। तो हम अलग अलग डर्मैट्स को दिखा रहे थे, अलग अलग ग्लव्स ट्राई कर रहे थे, अलग अलग पाउडर्स, क्रीम्स, सोप, हैंड वॉश सब ट्राई कर रहे थे, बट फाइनली कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो फाइनली मैंने रेडियोलॉजी में शिफ्ट किया। रेडियोलॉजी का फर्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत टफ था। डिप्रेसिंग सा लगने लगा कि ये तो ऑफिस जॉब हो गई जो मुझे नहीं करनी थी और पेशेंट से तो मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं जो रीज़न से मैं डॉक्टर बनी थी कि मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर पाऊँ, वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। कुछ दिन ऐसे थे कि मैं घर जा मतलब पूरे दिन काम करके जब मैं घर जा रही हूँ, जब एक्चुअली मुझे थकान हो गई है, मेरे को जाके रेस्ट करना है, तो मैं एक्चुअली खाली दीवार को स्टेयर करती रहती थी और मतलब ऐसे ही बस चाहती थी कि कुछ ना करूँ मैं, बस बहुत सैड हो गई थी। काफ़ी टाइम लगा रेडियोलॉजी को लाइक कर पाने में। फाइनल एग्ज़ाम बस सर पे ही थे और मैं कुछ काम कर रही थी और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मेरे सर के ऊपर एकदम से कुछ बहुत ज़ोर से पड़ा और मैं वहीं पे गिर गई। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि उस कमरे की फॉल्स सीलिंग मेरे सर पे आके लग गई थी। MRI में कुछ भी नहीं आया, तो सबको लगा कि MRI में तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है और ये शायद एग्ज़ाम के लिए डर रही है, इसको थोड़ा अटेंशन चाहिए, थोड़ा सिंपैथी चाहिए। और थोड़ी देर खड़ा तो फ्यू सेकंड्स भी नहीं रह पा रही थी, बट बैठ भी मैं थोड़े मिनट के बाद मुझे बहुत चक्कर आने लग जाते थे। और मेरे सब सीनियर्स जो मुझे हमेशा इतना लाइक करते थे, मेरे बैचमेट्स जो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, वो सब सडनली ऐसा सोचने लगे कि मैं ये अटेंशन के लिए या सिंपैथी के लिए कर रही हूँ और मुझे कुछ नहीं है। बहुत दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं नहीं दूंगी एग्ज़ाम और 6 महीने बाद रिकवर होके फिर दूंगी, बट अगेन मेरी मम्मी जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती हैं, मम्मा ने बोला कि नहीं तू देगी इस बार एग्ज़ाम।
बट मैं एग्ज़ाम खुद देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि मैं इतनी देर लिख ही नहीं पा रही थी, बिकॉज़ मेरे को चक्कर आ रहे थे, इतनी देर बैठ ही नहीं पा रही थी। तो मुझे हॉस्पिटल वालों ने एक राइटर दिया, तो राइटर के साथ एग्ज़ाम देना काफ़ी टफ होता है, और फाइनली मेरा एमडी क्लियर हो गया। रेजिडेंसी में छुट्टी लेना इज़ इम्पॉसिबल। मुझे अपेंडिसाइटिस हो गया था मेरी रेजिडेंसी में, बहुत पेन हो रहा था, चक्कर आ रहा था, वो सब हो रहा था, बट उसके साथ भी तुम्हें काम करना है। मैं स्टिचेस के साथ, पट्टी के साथ वापस हॉस्पिटल आई, पूरा जैसे नॉर्मल काम करना होता है वैसे पूरा काम किया। ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं है कि रेजिडेंसी में हमें इतना पुश करते हैं कि हम फिज़िकली मेंटली पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उस टाइम पे फिर तुम्हें लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब तुम्हारा माइंड पूरा फटीग्ड हो चुका है। 2020 में मेरी रेजिडेंसी तो ख़त्म हो चुकी थी, और हम लोग को 1 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड सर्व करना पड़ता है। तो मैंने साइन हॉस्पिटल चूज़ किया था, मुझे साइन हॉस्पिटल में एसआरशिप मिल भी गई थी। कोविड स्टार्ट हो गया, एंड ऑब्वियसली साइन हॉस्पिटल धारावी के बीच में है, तो वहाँ पे बहुत सारे कोविड केसेस थे, और क्योंकि कोविड इन्फेक्शियस है इसलिए वो सब डेड बॉडीज़ 24 आवर्स में एक साथ ही लेके जाते थे शाम को। एंड इट्स सो सैड, बिकॉज अगर वो शाम को 6 बजे लेके जा रहे हैं, तो अगर 7 PM को किसी की डेथ हुई है तो वो अगले दिन 6 बजे तक वहीं पे बॉडी रखी रहेगी। और ये सब के बीच में हमें रियलाइज़ हुआ कि मेरी शादी भी हो चुकी थी, तो ये सब के बीच में हमें रियलाइज़ हुआ कि हम प्रेग्नेंट भी हैं। अब प्रेगनेंसी में कोविड कैसे अफेक्ट करेगा उस टाइम पे किसी को पता नहीं था, बिकॉज कोविड नई बीमारी थी। जो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी ज़्यादा ही गर्मी लगती है, फिर वो पीपी पहन के काम करना काफ़ी टफ था, और फिर घर आके घर का पूरा काम करना, बिकॉज मेड्स भी नहीं थी कोविड में। हम लोग का बहुत डर में निकला है कोविड, बिकॉज मेरे हस्बैंड ENT हैं, वो भी बहुत कोविड पेशेंट्स देख रहे थे, और मैं धारावी के बीच में काम कर रही थी, तो मैं भी बहुत कोविड के बीच में थी, तो हम प्रेग्नेंट थे, तो इसलिए बहुत फियर था कि कैसे रहेगा। बट फाइनली टचवुड सब कुछ अच्छा गया, एंड 2021 फेब में आई हैड अ बेबी गर्ल। फीटल मेडिसिन की फेलोशिप मैंने अप्रैल 2023 में स्टार्ट की KEM हॉस्पिटल से, बट मेरी बेटी उस टाइम पे 2-2.5 साल की थी, और एक बार मेरी बेटी को फीवर था, एंड मैं जब गई हूँ, मतलब मेरे को ही पता है मैं कैसे अपनी बेटी को वो फीवर में छोड़ के गई हूँ, और बहुत मुश्किल से वो घंटे कटे, और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी मेड ने उसको गलत दवाई दी हुई थी। तो उस दिन एकदम ऐसे लगा कि सब छोड़ के, मतलब क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को, तो अच्छा लाइफ देने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को ही नहीं मिल पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो क्या पॉइंट है जब उसकी बीमारी में उसके साथ रह नहीं पा रहे हो। बेटी भी कभी कभी ऐसे बोल देती है कि मम्मी, उसकी मम्मा तो पूरे टाइम घर पे रहती हैं, तो बहुत बार ऐसे लगता है कि मैं उसको छोड़ के चली जाती हूँ, और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं हर रोज़ उसको सॉरी बोलूँ, और वो हर रोज़ मुझे फॉरगिव करती है इस चीज़ के लिए कि मैंने आज भी उसको टाइम नहीं दिया इस चीज़ के लिए। तो मॉम गिल्ट तो आई थिंक सब मदर्स, वर्किंग मदर्स को फील होता ही है, तो हाँ, बट एज अ डॉक्टर आई थिंक ज़्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, और कभी इमरजेंसी पेशेंट होते हैं जिनको तुम नहीं छोड़ सकते हो, चाहे तुम्हारी बच्ची की हालत कितनी भी बुरी हो। मैं 1 मिनट ब्रेक लूँ? अगर मुझे आप पूछेंगे कि आप अगर मौका मिला तो वापस मेडिसिन करेंगे क्या? तो हाँ, मैं करूँगी। ऑब्वियसली ये सब जो इतने प्रॉब्लम्स हुई इनको हटा के करूँगी। जो हेड इंजरी हुई, जो प्रोफ़ेसर्स ने तंग किया, या जो डिप्रेशन में से गई, या अभी भी जो बेटी को छोड़ना पड़ता है, अगर पॉसिबल होता तो वर्किंग आवर्स कम करके करूँगी, बट करूँगी फीटल मेडिसिन ही। बट अगर आप मेरे से पूछें कि क्या मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहूँगी, तो नहीं, 100% नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो डॉक्टर बने।